कल अरस्तू के विचारों पे हमने उनकी कुछ अवधारणाओं पे हम लोगों ने चर्चा की थी। आज उस चर्चा को हम और आगे बढ़ाते हैं और कोशिश करते हैं कि आज हमारा ये जो सेगमेंट हो ये अरस्तू के संपूर्ण राजनीतिक चिंतन का कंक्लूडिंग रिमार्क्स हो। तो बात करना शुरू करते हैं आज हम लोग संपत्ति संबंधी जो उनके विचार हैं उसके बारे में। प्रॉपर्टी को लेकर, संपत्ति को लेकर जो अरस्तू के विचार हैं, दरअसल वह प्लेटो के जो थियरी ऑफ प्रॉपर्टी है, यानी कि जो प्लेटो ने अपने साम्यवाद में दिया है, उसकी आलोचना के रूप में आता है। अरस्तू ने संपत्ति का जो विश्लेषण किया है वह 3 प्रणालियों का मूल्यांकन है। एक तरीके से साझा स्वामित्व, साझा उपयोग, जो साम्यवाद की अवधारणा है प्लेटोनिक जो फिलॉसफी में, तो वो कहते हैं कि यह ना तो संपत्ति के लिए अच्छा है और ना ही समाज के लिए। हर किसी की संपत्ति किसी की जिम्मेदारी नहीं है। साझा स्वामित्व उत्पादक नहीं है क्योंकि यह पर्याप्त रूप से प्रेरक नहीं। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास उसकी अपनी निजी संपत्ति नहीं होगी तो कहीं ना कहीं वह व्यक्ति जो है वह उत्पादक नहीं होगा, उसमें उसको हासिल करने की कोई ललक नहीं होगी। साझा स्वामित्व, व्यक्तिगत उपयोग, यह तर्कसंगत नहीं है और इसलिए व्यवहारिक भी नहीं। अगर कहीं व्यवहार में पाया जाता है तो यह बहुत ही शोषणकारी होगा कि साझा स्वामित्व होगा और व्यक्तिगत उपयोग होगा। फिर आगे वो कहते हैं व्यक्तिगत स्वामित्व, साझा उपयोग। अरस्तू इसे अपने स्वर्णिम मध्य के मौलिक विचार का एक उदाहरण मानते हैं। संपत्ति प्रेरणा, उपलब्धि की भावना, उत्पादक और सामाजिक स्थिरता का स्रोत है, जैसा कि अरस्तू कहते हैं। अरस्तू ने अत्यधिक संपत्ति के नकारात्मक पहलू को समझा। उनका मानना है कि व्यक्ति के पास मध्यम संपत्ति होनी चाहिए, व्यक्ति को दूसरों की भलाई के लिए योगदान देना चाहिए। आखिरकार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज मनुष्य के जीवन में भूमिका निभाता है। मनुष्य को भी समाज में योगदान देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो आप अरस्तू के जो संपत्ति संबंधी विचार हैं वह गांधी के जो ट्रस्टीशिप के विचार हैं उसके करीब जाता है। हालांकि इसको स्थापित करना थोड़ा जटिल होगा। फिर इसके बाद अरस्तू जो हैं वह संविधान संबंधी जो उनका आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में बात करते हैं और जिस प्रकार से उन्होंने उसका एक वर्गीकरण किया है उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो अरस्तू का जो संविधान का सिद्धांत है वह अरस्तू को राजनीति विज्ञान के जनक की उपाधि देने के सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक हो जाता है। राजनीति विज्ञान राज्य से शुरू और खत्म होता है। राज्य, संविधान, उनके प्रकार, क्रांति, ये सारी जो सामग्री है राजनीति विज्ञान में बड़ा महत्वपूर्ण है। प्लेटो का रिपब्लिक एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो इंसाइक्लोपीडिया है, विश्वकोश की तरह है, जो कई विषयों से संबंधित है, जैसे शिक्षा, नैतिकता, दर्शन, समाजशास्त्र, साहित्य इत्यादि। लेकिन अरस्तू की जो पुस्तक है पॉलिटिक्स, वह मूल मुद्दों से संबंधित है, इसलिए इसे राजनीति विज्ञान के अनुशासन में पहली पाठ्य पुस्तक माना जाता है और उन्हें सही मायने में राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तू ने 158 संविधानों का अध्ययन करने के बाद अपने संविधान संबंधी विचार प्रस्तुत किए। एक तरफ जहां प्लेटो की जो थियरी है वह उनके हाइपोथेटिकल एजम्पशंस पे हैं, वहीं अरस्तू का जो विश्लेषण है वह वास्तविक संविधानों के अवलोकन, उनके विश्लेषण, तुलना और वर्गीकरण पर आधारित है। इसलिए उनकी कार्यप्रणाली को हम अधिक वैज्ञानिक मान सकते हैं या हम कह सकते हैं कि वो एक प्रोटो साइंस की तरफ ज़्यादा झुकाव है। दूसरी बात है जिसको बड़े ही महत्वपूर्ण तरीके से आपको समझना होगा कि अरस्तू जो हैं वे संविधान, राज्य और सरकार, इसमें कोई भेद नहीं मानते हैं। तो इस बात को अगर आप समझते हैं कि अरस्तू के विचार में संविधान, राज्य और सरकार में कोई भिन्नता नहीं है तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। फिर जब वह वर्गीकरण देते हैं तो वह बताते हैं कि जो वर्गीकरण है उसमें 2 क्राइटेरिया हैं। पहला क्राइटेरिया तो ये है कि जो शासित करने वाले लोग हैं, जो शासन करने वाले व्यक्ति हैं, जो गवर्न करते हैं सिस्टम को, उनकी संख्या क्या है। जैसे एक व्यक्ति कर रहे हैं, कुछ व्यक्ति कर रहे हैं या बहुत सारे अनेक व्यक्ति कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि जो शासन किया जा रहा है उसका उद्देश्य क्या है, वह सामान्य लोगों के हित में है या वह शासकों के हित में, जो शासन करें उनके हित में।
जिसको उन्होंने एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सामान्य स्तर पे, और दूसरा जो है उसका विकृत स्वरूप जो है उसको देखने की कोशिश की है। तो वे बताते हैं कि अगर एक व्यक्ति का शासन है तो वो राजतंत्र है, लेकिन जब वह व्यक्ति के लिए है, जो शासक है सिर्फ उसके लिए है, तो कहीं ना कहीं वह उसे टिरेनी की संज्ञा देते हैं। कुछ लोगों का शासन अगर सामान्य हित में है तो वह उसको अरिस्टोक्रेसी के रूप में डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही वह परवर्टेड होता है, विकृत होता है, तो उसको ओलिगार्की के रूप में वह उसे परिभाषित करते हैं। बहुत सारे व्यक्तियों का शासन अगर सामान्य हित में है तो उसको उन्होंने पॉलिटी की संज्ञा दी है, और जब वह परवर्टेड होता है, जब वह विकृत होता है, तो उसको उन्होंने डेमोक्रेसी शब्द दिया है। अरस्तु के अनुसार सबसे अच्छा संविधान राज्य या दार्शनिक राजा का शासन है, यह सबसे अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा व्यवहारिक नहीं है। वह मानते हैं कि जो फिलोसफर किंग का गवर्नेंस है वो अच्छा है, लेकिन यह बिहेवियरल नहीं है, यह व्यवहारिक नहीं है, और इसका व्यवहारिक रूप कहीं ना कहीं जाके अत्याचार के रूप में हमारे सामने आएगा। राजनीति कई लोगों का शासन है, लेकिन बहुत अधिक नहीं, जिसका अर्थ है मध्यम वर्ग का शासन। अरस्तु के अनुसार यह एक सरकार का सबसे व्यवहारिक स्वरूप है। लोकतंत्र सरकार का दूसरा सबसे खराब रूप है। यह कई अज्ञानी गरीब लोगों का शासन है, जैसे कि अरस्तु कहते हैं, और लोकतंत्र के परिणाम स्वरूप लोकतांत्रिक नेता उभर कर आते हैं जो लोगों को मूर्ख बनाते हैं और अत्याचार स्थापित करते हैं। इसके बाद सरकारों के चक्र के बारे में, परिवर्तन का जो एक चक्र है उसके बारे में वो कहते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अत्याचार से अभिजात तंत्र का जन्म होता है, अभिजात तंत्र से कुलीन तंत्र का जन्म होता है, और कुलीन तंत्र अंततः राजनीति में बदल जाता है, राजनीति लोकतंत्र में बदल जाती है, और लोकतंत्र अत्याचार में बदल जाता है, और यह चक्र चलता रहता है। तो कहीं ना कहीं यह एक ऐसा साइकिल है जिसका कोई अंत नहीं है, और वो लगातार चलता रहता है। मध्यम वर्ग के शासन के बारे में उनका जो विचार है कि अरस्तु कहते हैं कि राजनीति विज्ञान जो है वह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एक तरफ यह संविधान और सरकार के बीच में है, दूसरा ये है कि जो व्यक्ति है उसका जो फुलेस्ट डेवलपमेंट है वो इसी के माध्यम से है। अरस्तु के अनुसार मध्यम वर्ग का शासन हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि अमीर और गरीब दोनों ही अपराध करने के लिए अति संवेदनशील होते हैं। एक अहंकार के कारण अपराध करता है और दूसरा अज्ञानता के कारण करता है। अमीर गरीब पर भरोसा नहीं करेगा, गरीब अमीर पर भरोसा नहीं करेगा, इसलिए दोनों में से कोई भी शासन स्थिर नहीं हो सकता। हालांकि दोनों मध्यम वर्ग पर भरोसा करेंगे, इसलिए मध्यम वर्ग का जो शासन है वह अधिक स्थिर होगा और उसकी जो ड्यूरेबिलिटी होगी वह अधिक होगी। वह मध्यम वर्ग से आने वाले सोलेन जैसे कई महान जो कानून निर्माताओं को उदाहरण भी देते हैं। मध्यम वर्ग के पास तर्क होता है, और चूंकि वे बहुत अमीर नहीं होते हैं इसलिए वे अहंकारी नहीं होते हैं, और इस प्रकार मध्यम वर्ग का जो शासन है वह सरकार का सबसे अच्छा, व्यवहारिक और सर्वोच्च स्वरूप होता है, जैसा कि अरस्तु मानते हैं। अब बात करें हम क्रांति और न्याय संबंधी सिद्धांतों के बारे में। अरस्तु के चिंतन को अगर आप देखते हैं, जिस प्रकार से उन्होंने संविधान और उसके परिवर्तन को लेके, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि अरस्तु जो हैं थोड़े रूढ़िवादी दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि वो बदलाव को लेकर सहज नहीं है। इसलिए शासन में होने वाले छोटे छोटे बदलाव को भी अरस्तु ने क्रांति की संज्ञा दी। जब आप उनकी क्रांति की अवधारणा पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि एनी काइंड ऑफ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड इज द रिवॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द अरिस्टोटल। तो किसी भी प्रकार के बदलाव के प्रति सहजता ना होना और छोटे से छोटे बदलाव को भी क्रांति की संज्ञा देना, ऐसा अरस्तु करते हैं। आमतौर पर क्रांति को व्यवस्था को पूरी तरीके से उखाड़ फेंकने, आमतौर पर एक हिंसक बदलाव के रूप में देखा जाता है। अरस्तु ने क्रांति के कारणों का विस्तृत अध्ययन किया है। उन्होंने क्रांति के सामान्य और विशेष कारण दोनों की खोज की है। अरस्तु के अनुसार चाहे वह तानाशाही हो या अभिजात वर्ग हो, सबसे आम कारण असमानता की भावना है। तो कहीं ना कहीं अरस्तु का जो कंसेप्शन है उसमें आप देखेंगे कि जो इनइक्वालिटी है वो रूट काज है किसी भी प्रकार के रिवॉल्यूशन के लिए। इसलिए अगर समाज में असमानता है तो वह वास्तविक हो या काल्पनिक क्रांति की संभावना प्रबल हो जाती है। इसलिए अरस्तु का सुझाव है
कि शासक वर्ग को बेहद ही सतर्क रहना चाहिए ताकि लोगों में यह भावना न पनपे कि उनके साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है। और समानता का विचार न्याय के विचार से जुड़ा हुआ होता है। वे कहते हैं समान के साथ असमान व्यवहार करना अन्यायपूर्ण है और असमान के साथ समान व्यवहार करना भी उतना ही अन्यायपूर्ण है। तो अरस्तू के विचारों में, अरस्तू के शब्दों में ही, कि समान व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार करना और असमान व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करना इनजस्टिस है। उपरोक्त कथन से अगर हम देखें, जो अभी हमने बात करी, तो अरस्तू ने न्याय और समानता के बारे में जो अपने विचार दिए हैं, उनके पीछे क्रांति का जो सबसे आम कारण है उसको आप संदर्भित कर सकते हैं। 158 देशों के संविधानों के अध्ययन और उसके विश्लेषण के आधार पर उन्होंने सुझाव दिया कि सबसे आम कारण असमानता की भावना है, चाहे वास्तविक हो या काल्पनिक हो। न्याय का उनका सिद्धांत प्लेटो द्वारा दिए गए न्याय से बहुत ही अलग है, विपरीत है और उनके सामान्य ज्ञान पर आधारित है। उन्होंने न्याय के 2 आयामों पर चर्चा की है, एक सुधारात्मक न्याय और दूसरा वितरणात्मक न्याय। जो न्यायालयों द्वारा प्रशासित शिकायत निवारण की प्रणाली से जुड़ा हुआ होता है, वह जो सिद्धांत होता है वह सुधारात्मक, ये अनुपात के रूप में होते हैं। इसका मतलब है कि दंड किए गए नुकसान के अनुपात में ही आप उसको देखते हैं। लेकिन जो वितरणात्मक न्याय है, यह संसाधन, सम्मान, पुरस्कार आदि के वितरण से जुड़ा हुआ है। इस मामले में भी वे आनुपातिक न्याय के सिद्धांत को ही लेते हैं, लेकिन वितरणात्मक न्याय को आप सामाजिक न्याय और या सार्वजनिक नीति के रूप में भी देख सकते हैं। उनके अनुसार राज्य को समाज में उनके योगदान के अनुपात में व्यक्ति को पुरस्कृत करना चाहिए। जिस व्यक्ति का काम समाज के लिए अधिक महत्वपूर्ण है, उसे अधिक मिलना चाहिए। इसलिए उनका सुझाव है कि समान लोगों के साथ असमान व्यवहार करना अन्याय है, जिसका अर्थ है कि समान योग्यता वाले 2 व्यक्तियों को समान रूप से पुरस्कृत किया जाना चाहिए। वे आगे कहते हैं कि असमान लोगों के साथ समान व्यवहार करना भी अन्याय है। 2 व्यक्ति जो योग्यता में भिन्न हैं, यदि राज्य उन्हें समान व्यवहार देता है तो वह अन्याय महसूस करने के लिए बाध्य होंगे। हम इस सिद्धांत को उनके दास्ता के सिद्धांत से जोड़ सकते हैं और देख सकते हैं कि कुछ स्वभाव से ऐसे हैं जो मास्टर हैं और कुछ ऐसे हैं जो स्लेव हैं। हालांकि अरस्तू के जो न्याय सिद्धांत हैं उसके बारे में कुछ आपत्तियां भी हैं। जैसे अरस्तू का जो न्याय का सिद्धांत है, वास्तव में वह अन्याय का औचित्य है। उनका मानना है कि योग्यता को वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत होना चाहिए। हालांकि समकालीन विद्वानों के अनुसार योग्यता एक त्रुटिपूर्ण तर्क है। योग्यता और स्वरूप का परिस्थिति के बीच में एक बड़ा ही संबंध होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इंडिया में या सोशल जस्टिस के कंसेप्शन में हम देख सकते हैं कि पास्ट इनजस्टिस का भी एक कंसेप्शन है। भारत जैसे समाज में जहाँ समुदाय के कुछ वर्गों के साथ भारी असमानताएं हैं, अन्याय हुआ, जैसे हमने कहा पास्ट इनजस्टिस की बात, तो जब तक सामाजिक समतलीकरण नहीं हो सकता है तब तक केवल योग्यता सिद्धांत नहीं हो सकती। तो सामाजिक समतलीकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है और यही कारण भी है कि अगर आप भारतीय संविधान का भी अध्ययन करें तो आप देखेंगे कि भारत के संविधान में समाज के जो कमज़ोर वर्ग हैं उनके पक्ष में सकारात्मक भेदभाव के सिद्धांत को अपनाया गया है। तो कहीं ना कहीं जो प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन का कंसेप्शन है वो इसलिए ही है कि ये जो पास्ट इनजस्टिस है उसको किस तरीके से हम ओवरकम कर सकते हैं। क्रांति के जो अलग अलग कारण हैं, अलग अलग शासन व्यवस्था में, उसकी भी चर्चा करते हैं वे और कहते हैं कि जैसे राजतंत्र है, तो राजतंत्र में पारिवारिक षड्यंत्र और ईर्ष्या जो है वह महत्वपूर्ण कारण होता है क्रांति का। कुलीन तंत्र में अगर आप देखें तो उसमें वो कहते हैं कि गरीबों के द्वारा षड्यंत्र, और लोकतंत्र में अज्ञानियों का शासन। सामान्य कारण के तौर पे आप देख सकते हैं उसमें उन्होंने कुछ बिंदुओं को रेखांकित करने की कोशिश की है, जैसे शक्ति और विशेषाधिकार के लिए सार्वभौमिक जुनून, शासक वर्गों की लापरवाही और भ्रष्टाचार, शासक वर्गों का अतिक्रमण। अतिक्रमण का मतलब है कि वह जब हस्तक्षेप करते हैं उन जगहों पर जहां उनका हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।
आय और धन के बीच में अधिक असमानता, इसके साथ साथ विभिन्न वर्गों के बीच में एक राइवलरी जो प्रतिद्वंदिता है, बहुत सारे फॉरेनर्स का एक साथ आ जाना, इसके अलावा यदि शासक वर्ग छोटे बदलावों को नज़रअंदाज करता है, यदि राज्य उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो इसके लायक नहीं है, यदि राज्य उन लोगों को पुरस्कृत नहीं करता है जो इसके लायक हैं, किसी भी राज्य के किसी भी पहलू में असमान वृद्धि, तो इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इसके बारे में इसकी व्याख्या की है। अब वो कहते हैं कि अगर क्रांति है तो अरस्तु ने सिर्फ क्रांति की अवधारणा का विवेचन नहीं किया है, बल्कि क्रांति को रोकने के कुछ उपाय भी बताए हैं। जैसे राज्य को नागरिकों में आज्ञाकारिता की भावना विकसित करनी चाहिए, राज्य को नागरिकों को नागरिक गुणों की जो शिक्षा है वो भी देनी चाहिए, राज्य को देशभक्ति की भावना पैदा करनी चाहिए और राज्य को क्रांतियों को जन्म देने वाले जो कारण हैं उनका निदान करना चाहिए। अरस्तु जो हैं उन्होंने कानून के ऊपर भी अपनी बात रखी है, और इसके अलावे अगर हम देखते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि आखिर हम अरस्तु को क्यों पढ़ते हैं या अरस्तु इतने इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं, तो राजनीति विज्ञान के एक जनक के रूप में जो अरस्तु हैं वह कैसे हैं उसके बारे में हम लोग देख सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि प्लेटो जो हैं उन्हें पॉलिटिकल फिलॉसफी के जनक के रूप में, यानी कि राजनीतिक दर्शन के जो जनक के रूप में देखा जाता है, लेकिन अरस्तु जो हैं उन्हें हम राजनीति विज्ञान एज अ डिसिप्लिन जो एक कंसेप्शन है उसके फाउंडर के रूप में देखते हैं। अब हमें यहाँ जब विज्ञान की बात करते हैं तो यह विज्ञान कुछ उस तरीके का विज्ञान नहीं है जैसा विज्ञान ने विज्ञान की अवधारणा दी है, क्योंकि अरस्तु ने जिस तरीके से अपने सिद्धांतों, अपने अवधारणाओं को रखा, वो बहुत ही व्यवहारिक और सामान्य ज्ञान पर आधारित है। तो इस लिहाज से भी आप देख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक पद्धति को लागू करने वाले वे पहले व्यक्ति, जैसे संविधानों का वर्गीकरण करना और उस तरीके से उसको कंपेयर करना, उसको एनालिसिस करने के बाद इस तरीके से चीज़ों को करना, तो कहीं ना कहीं वह एक कंपैरेटिव जो एनालिटिकल अप्रोच है उसको भी कहीं ना कहीं वह सबसे पहले ले आने वाले व्यक्ति हैं। उसके साथ साथ अगर हम देखें कि एक्विनास हैं, जॉन लॉक हैं, या उत्तर आधुनिक समय में हन्ना अरेंट हैं, इन सभी चिंतकों के ऊपर आप अरस्तु के प्रभाव को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और यही कारण है कि अरस्तु जो हैं ना सिर्फ राजनीति विज्ञान के फाउंडर हैं, ना सिर्फ सुधारवादी प्लेटो हैं, बल्कि एक तरीके से वह उस परंपरा को जो सुकरात से चली आ रही है फिर प्लेटो के पास आती है, उस सारी परंपराओं को एक साथ व्यवहारिक रूप में प्रदर्शित करने, उसको अच्छी तरीके से विश्लेषित करके उसकी व्याख्या करने में भी सफल हो जाते हैं। और यही कारण है कि अरस्तु अपने चाहे मेथोडोलॉजी में, चाहे अपने चिंतन में कहीं न कहीं राजनीति विज्ञान के एक विषय के रूप में नींव रख देते हैं। और यही कारण है कि अरस्तु जो हैं राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं। तो अरस्तु के विचारों पे संपूर्ण अगर हम कहें तो इतनी सारी बातें हम ने साझा की 2 भागों में। अब इसके बाद जो अगले चिंतक होंगे हम उनके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे।